हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 1216 एंगस्ट्रॉम है। तो बामर एवं पाश्चन श्रेणी की द्वितीय रेखाओं की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? देखो, अपने पास सूत्र क्या होता है, 1/λ बराबर तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए 1/λ बराबर r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए यह सूत्र प्रयुक्त होता है। लाइमन श्रेणी के लिए क्या होता है? लाइमन श्रेणी के लिए 1/λ बराबर r इंटू 1/1² माइनस 1/n2। हाइड्रोजन, उसने बोला लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य ये है। प्रथम रेखा के लिए n2 का मान कितना होगा? 2। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए n1 का मान 1 है और n2 का मान कितना होगा? 2। होगा या नहीं होगा? होगा भाई। आपने लाइमन श्रेणी ऐसे देखी थी, वहां पर ऐसे देखी थी। प्रथम रेखा ये है, n1 हो गया, n2 हो गया, निम्न ऊर्जा स्तर n1 है और उच्च क्या हो गया? प्रथम रेखा के लिए 2 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? चले आगे। चलो, आप देखो ये मान रखेंगे तो 1/λ का मान कितना है? 1216 बराबर r इंटू 1 माइनस 1/4। क्या मिलेगा? r इंटू कितना मान मिलेगा? 4 माइनस 1/4, मतलब 1/1216 बराबर 3/4 इंटू आएगा। r का मान कितना आएगा? r बराबर 4 ऊपर जाएगा, 4/3 गुणा 12 16। 4 से काट दो, 4 तिया 4 चको 16। आपको r बराबर 3 तिया 9 कितना आएगा? 912। मिला या नहीं मिला? सॉरी, r इक्वल टू 1/912 मिला। r बराबर 1/r का मान कितना आएगा? 912। मतलब यहां से हमको 1/r का मान निकालना है। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उस टाइम बता दिया था कि 1/r का मान 912 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ तो उसने ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 912 सेट हो गया, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन देता है तो उस वाली कंडीशन में 1/r का मान 912 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल में 1/r का मान ये 912 ना रख के वो कुछ और ही रखना है। भाई, उसने बोला लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य कितना है आपका? 1216। अगर इसकी जगह पर वो बोल देता 1218 है, 1218 है, तो अभी 1216 था तब तो मैंने सॉल्व करते करते r का मान 912 आया, 1/r का मान 916 आया। लेकिन अगर यहाँ पर ये लैम्बडा का मान वो इतना ना दे के इतना दे देता तो ये मान कुछ अलग आता है, नहीं आता? चलो अब देखो,
तो बामर श्रेणी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 लैम्डा बराबर 1 r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये प्रथम रेखा के लिए 1 लैम्डा बामर की प्रथम रेखा है बराबर r इंटू 1/4 माइनस 1 बटा कितना आएगा, 4 आएगा या 3 आएगा। दूसरी रेखा की बात कर रहा है वो, कौन सी रेखा की, दूसरी रेखा की बात कर रहा है। तो n2 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा। आपको मान कितना मिलेगा, 1 लैम्डा बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य बराबर r का मान कितना बाद में देखूंगा, r इंटू 1/4 माइनस 1/16 r इंटू 16 कितना आएगा, 4 माइनस 1, मतलब आपके पास 1 लैम्डा v2 बराबर कितना मान मिल गया, 3/16 इंटू r, मतलब लैम्डा v2 का मान मिलेगा 16/3 इंटू 1/r। उल्टा करूंगा तो लैम्डा v2 बराबर 16/3 इंटू 1/r का मान कितना आ गया, 912। बेटा मैं आगे फिर बोलना चाहूंगा, अगर इस स्थान पर 1216 ना होता, कुछ अलग होता, तो यह मान कुछ अलग आता, और जब मान कुछ अलग आता तो r का मान आप यहाँ पर कुछ अलग ही रखते, जो कुछ आता हो। क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है यदि हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा के स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य इतनी कब है, जब r का मान इतना होगा तभी तो इतना है। ये अगर इसकी जगह पर कुछ और रखता तो r का मान कुछ और आता, तो r का मान कुछ और ही रखना पड़ता। ठीक, ये आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएंगे वो आंसर रहेंगे। बोलो कोई समस्या। दूसरा बोला उसने पाषाण श्रेणी के लिए, तो 1 लैम्डा पाषाण श्रेणी की दूसरी रेखा r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। पाषाण श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए उच्च ऊर्जा स्तर 5। आप सॉल्व करेंगे, मान कितना मिलेगा, r इंटू 1/9 माइनस 1/25, यही मान मिलेगा। r एज इट इज कितना एलसीएम आएगा, 25 नम्मा 125, 25 नम्मा 225, एलसीएम आ गया 225। 9 कितना आया, 9 माइनस कितनी बार, सॉरी 9 का भाग 25 में दूंगा, इसमें दूंगा 225 में कितनी बार जाएगा, 25 बार, और इसका इसमें दूंगा तो 9 बार। आपको मान मिलेगा 1 लैम्डा p2 बराबर r इंटू 25 माइनस 9 16/225, मतलब लैम्डा p2 का मान आएगा 16/225 इंटू 1 मतलब 16/225 इंटू 900, 1/r का मान 912। आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर होंगे वो आंसर है। क्या चीज, 16/225, हाँ सॉरी यार उल्टी रखी जाएगी। मान क्या आएगा, 1 लैम्डा p2 बराबर, यही है 1 लैम्डा p2 बराबर क्या आएगा, 225/16 इंटू 1/r, मतलब 225/16 इंटू 1/r के लिए 912। आप सॉल्व करेंगे, जो कोई आंसर आएंगे वो आंसर रहेंगे। ठीक, उतारो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर A से C में संक्रमण में, A से C में संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम 1000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की तथा
बी से सी तथा बी से सी में संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की तरंगें उत्सर्जित होती हैं। तो ए से बी में संक्रमण के दौरान उत्सर्जित तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? देखो पहले तो अपन क्वेश्चन को समझते हैं। उसने 3 ऊर्जा स्तर दिए हैं, ये ए, ये बी और ये तीसरा ऊर्जा स्तर सी हो गया। कोई इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? ए से सी में आ रहा है, तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो E बराबर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? H न्यू। मुझे ऐसे याद आ रहा है न्यू बराबर कितना होता है? C अपॉन लैम्बडा। E बराबर क्या आ गया? H C अपॉन लैम्बडा, है ना। ये कब? जब कोई फोटोन, कोई तरंग, कोई कण A से C में आता है, तब इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या नहीं करेगा? चलो यहाँ लैम्बडा का मान कितना है? लैम्बडा का मान कितना दे रखा है? चले अगली बार में वो क्या बोल रहा है? यदि यह कण कहां से आए? बी से सी में आए, तब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? EBC। कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? HC अपॉन लैम्बडा। पहले लैम्बडा 1 था, अब लैम्बडा क्या हो गया? 2। यहाँ लैम्बडा 1 का मान इतना है, लैम्बडा 2 का मान इतना है ना। आप गौर करके देखो, जब वो इसको मिटाता हूं, आप गौर करके देखो, जब वो यहां से यहां आ रहा है तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, इतनी ऊर्जा। यहां से यहां आ रहा है, अगर वो यहां से यहां आया तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करी उसने? इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करी, है ना भाई। आप ये देखो 3 ऊर्जा स्तर हैं। 3 ऊर्जा स्तर का मतलब क्या हो गया? ये 10वीं क्लास का बच्चा है, ये 11वीं क्लास का, ये 12वीं क्लास का। अगर कोई 12वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में आता है तो 50 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। 11वीं के 10वीं में आता है तो 5 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो आप ये बताओ 12वीं से 11वीं में आएगा तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? कितनी भाई? इस टोटल ऊर्जा में से इस ऊर्जा को मैं माइनस कर दूं तो ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। कितनी करेगा? 50 माइनस 5 बराबर 45 जूल करेगा। सेम कंडीशन यहां पर है। सेम कंडीशन कैसे है? जब A से C में आ रहा है तो इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, जब B से C में आ रहा है तो इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। तब A से B में संक्रमण के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? देखो भाई, E कहां से आ रहा है? A से। कहां जा रहा है? B में। EAB बराबर कितना आएगा? इस टोटल ऊर्जा कितनी है ये? EAC में से क्या माइनस कर दूं? EBC। टोटल में से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगी नहीं बचेगी? बचेगी। और एक्चुअली EAB किसके बराबर होगा? आप देखो E बराबर क्या होता है आपके पास में? HC अपॉन लैम्बडा। जो लैम्बडा ज्ञात करना है वो ये ऊर्जा उस लैम्बडा के बराबर होगी। इसका मान कितना है? देखो HC, इसका मान ये रहा HC अपॉन लैम्बडा 1 माइनस HC अपॉन लैम्बडा 2। कुछ कॉमन आ रहा है HC 1 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा आया। HC से HC कैंसिल आउट। 1 अपॉन लैम्बडा बराबर 1 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा 2। देखो रे 1 अपॉन लैम्बडा 1 का मान 1 अंश माइनस 1 अपॉन 5 अंश। ये आएगा एलसीएम कितना आया? 5 अंश। 5 माइनस
आएगा कितना आया 4/5000। लेमड़ा का मान कितना आएगा 5000/4 आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 कितना आएगा 12 4 का भाग 1 में 5 में दूंगा एक बार कितना आया ये 10 4 दूनी 8 2 रह गया अब कितना आया 1250 एनमीटर। जब कोई फोटोन कोई परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ कोई पार्टिकल ए से बी में आएगा तो लैम्बडा तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करेगा उस लैम्बडा का मान कितना। अगेन मैं बात करता हूं फिर देखो जब वो यहां से यहां आ रहा है तब इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है यहां से यहां आ रहा है तो इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है यहां से यहां आएगा तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ये करेगा नहीं करेगा भाई E बराबर क्या होता है आपके पास hc/लैम्बडा होता है। अब इस ऊर्जा के बराबर कोई लैम्बडा होगा वो लैम्बडा ज्ञात करना है भाई। कोई भी ऊर्जा है वो ऊर्जा कितनी होती है E बराबर h होता है। इस आवृत्ति की तरंग के लिए ऊर्जा ये रहेगी लेकिन आवृत्ति नहीं है वहां लैम्बडा है तरंगदैर्घ्य तो E बराबर hc/लैम्बडा। तो इस ऊर्जा के लिए लैम्बडा का मान ये आ जाएगा आएगा नहीं आएगा बताओ कोई समस्या होता। हाँ भाई अगला क्वेश्चन लिखो द्विआयनित लिथियम परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से तीसरे कोष में संक्रमित होता है तो इस दौरान उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना करो। तो इस दौरान उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना करो। देखो उसने बोला कोई द्विआयनित परमाणु लिथियम हो गया इसके लिए परमाणु क्रमांक कितना हो गया Z। वो बोल रहा है प्रथम ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर N1 का मान कौन सा है प्रथम कोष यही है ना प्रथम कोष से N2 उच्च ऊर्जा स्तर में कौन से कोष में तीसरे कोष में संक्रमित होता है तो उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना करो यही है ना। आप देखो फॉर्मूला क्या होता है सूत्र उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए 1/लैम्बडा बराबर R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 होता है नहीं होता। चलो भाई 1/लैम्बडा बराबर R N1 का मान 1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम है अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो सूत्र था वो हमारा हाइड्रोजन परमाणु के लिए वैलिड था हाइड्रोजन परमाणु के लिए वैलिड था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए वैलिड क्यों था आपका कोई डेरिवेशन चल रहा था जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो उस दौरान उत्सर्जित तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए ऐसे सूत्र चल रहा था E बराबर E2 माइनस E1। इसको अपन ने ऐसे बोला था डेल E बराबर EN2 माइनस EN1। इसकी जगह अपन ने hc/लैम्बडा रख दिया था इसकी जगह अपन ने EN2 और EN1 के मान रखे थे तो वहां पर हमने मान रखे थे क्या था आपके पास में nवें कोष में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी En बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन क्या था आपके पास में z स्क्वायर E4m अपॉन नहीं सॉरी यार ये मान नहीं था En बराबर मान था z स्क्वायर E4m
अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये था। तो आपने यहाँ ये सारे मान रखे थे, तो आपको मान मिला था जेड स्क्वायर ई 4 एम अपॉन एन 1 माइनस का मान था तो माइनस आ गया n1 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर ई 4 एम अपॉन n2 स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। मैंने डेरिवेशन कराया है इसमें, फिर हमने ये सब कुछ कॉमन ले लिया था तो एस सी अपॉन लैम्डा बराबर क्या मिला था आपको जेड स्क्वायर ई 4 एम अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आया था। इसको अपन ने यहाँ z का मान वहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या कर दिया था 1 कर दिया था, और शेष मान आया था उसको अपन ने क्या मान लिया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो z का मान 1 होता है, लेकिन उस यहाँ उसने इस क्वेश्चन में उसने हाइड्रोजन परमाणु नहीं दिया, क्या दिया है लिथियम परमाणु दिया है। इसका मतलब ये जो सूत्र है वो सूत्र क्या रहेगा r इंटू जेड स्क्वायर, r इंटू जेड स्क्वायर, r इंटू जेड स्क्वायर ये रहेगा। तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर r का मान कितना आ गया 912 इंटू सॉरी बाद में रखूंगा इनकी मान r इंटू जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/4 नहीं 3 का स्क्वायर 9 कितना मान मिलेगा r इंटू जेड स्क्वायर 8 माइनस 1 9 माइनस 1 8/9 मतलब लैम्डा का मान आएगा 9/8 इंटू 1/r इंटू जेड स्क्वायर मतलब 9/8 गुणान 1/r का मान 912 बटा जेड का मान 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो आंसर। भाई एक बार अगेन देखो 1 अपॉन लैम्डा का मान ये है तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा 9/8 बटा r इंटू जेड स्क्वायर उल्टा हो जाएगा 9/8 r इंटू जेड स्क्वायर 9 एज आ गया 8 आ गया r 1 अपॉन r का मान कितना होता है 912 जेड स्क्वायर ये रहेगा। सॉल्व करेंगे जो मान आएंगे वो आपके आंसर रहेंगे। बता रहा हूं अगला क्वेश्चन लिखो द्विआयनित परमाणु लिथियम की उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण के दौरान कितनी तरंगें उत्सर्जित होती हैं। कितनी तरंगें उत्सर्जित होंगी या होती हैं। देखो आपके पास में यहां विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं। इधर देखो यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो कितनी तरंगें उत्सर्जित करेगा। ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा है ना। चलो जब वो दूसरे से पहले में आएगा तो एक ही कंडीशन है, कितनी तरंगें उत्सर्जित होंगी, एक तरंगें। कितनी होंगी, एक तरंगें होंगी या नहीं होंगी। अगर वो दूसरी की जगह तीसरी से तीसरे ऊर्जा स्तर से अपने मूल अवस्था में आता, मूल अवस्था में कहाँ आ रहा है, प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो कितनी तरंगें उत्सर्जित करेगा। चलो देखते हैं। तीसरी से आएगा प्रथम में, यहाँ ऐसे आ सकता है वो, या ऐसे भी आ सकता है, तीसरी से दूसरी में आए और दूसरी से पहली में आए नहीं आए, आ सके ना भाई। तीसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में आना तो तीसरी से डायरेक्ट जंप लगा जाए पहली में,
या तीसरी से दूसरी में आए और दूसरी से पहली में, कितनी तरंगें जनरेट हो रही हैं? 3 तरंगें बन रही हैं। 1 2 3 बन रही है, नहीं बन रही है? चलो 3 तरंगें बन रही। अगर इस स्थान पर वो चौथी से आता, चौथी से मूल अवस्था में आता तो कितनी तरंगें जनरेट होती? चलो देखते हैं। चौथी से आता तो डायरेक्ट ऐसे आ सकता था या ऐसे आ सकता था, इसमें आ सकता था और डायरेक्ट ऐसे आ सकता, है ना? या ऐसे आता और यहां से ऐसे आता और यहां से ऐसे आता है नहीं आता? बोलो कोई समस्या? और कैसे भी आ सकता है, और ऐसे आ सकता था, ऊपर से डायरेक्ट यहां आ जाता, आता है नहीं आता? और फिर यहां से यहां चला जाता, ये वाली। और कोई कंडीशन बन रही है क्या? कितनी तरंगें? 1 2 3 4 5 6 तरंगें जनरेट हुई या नहीं हुई? अगर वो 5वीं से आता तो पता नहीं, ऐसे ही जुगाड़ देखना पड़ेगा। अगर कोई 20वीं से आए तो इसका मतलब ये तो हमें बहुत लंबा पड़ेगा मेथड। तो कोई सूत्र देखो, तो बेटा इसके लिए एक सूत्र होता है, अगर कोई NV उत्तेजित अवस्था से संक्रमण के दौरान, संक्रमण में उत्सर्जित तरंगें, और उत्सर्जित तरंगें के लिए फॉर्मूला होता है n × n-1/2। ये सूत्र होता है। ये n उच्च ऊर्जा स्तर कौन सी कोष से आ रहा है, कहां? मूल अवस्था में। आप देखो, अगर ये सूत्र सही होगा तो यहां वैलिड हो रहा होगा। वो कहां से आ रहा है? दूसरी से पहली में आएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा? 2। 2 रखो, 2 × 2 - 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 - 1 1 आ रहा है। अगर वो तीसरी से पहली में आएगा तो n का मान 3 हो जाएगा, 3 रख के देखो, यहाँ 3 यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। अगर वो चौथी से आता तो 4 रखते, 4 4 - 1 3, यहाँ 3 यहाँ 4, 4 से 2 कट जाता, 2 बार 3 2 6। इसका मतलब उसके लिए फॉर्मूला कौन सा वैलिड होगा? ये होगा, ठीक है ना? तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ऐसे NV उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में, ऐसे आगे लिख लेंगे, मूल अवस्था में संक्रमण में उत्सर्जित तरंगें, कितनी तरंगें होंगी? n × n - 1/2। ठीक, खत्म भाई चैप्टर।